बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। योर एग्ज़ाम्स आर फास्ट अप्रोचिंग एंड आई होप दैट एवरीवन इज़ कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। आप सब अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। आज की वीडियो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही है। ये आपको बताएगी कि आपको किसी भी पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए। एंड नॉट ओनली दिस बट इट विल ऑल्सो गिव यू द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 9th एंड मैट्रिक क्लास मॉडल पेपर्स। अब हम इन मॉडल्स पेपर्स को समझेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि दोनों पेपर्स में आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। शुरू में ही मैं आपको एक बात समझा देता हूं कि ये मॉडल पेपर का सॉल्यूशन है। इसमें हमारा फोकस इस बात पर होगा कि पेपर को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। इसमें क्वेश्चंस की डिटेल में जाके उनको समझाया नहीं जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि आंसर शीट का टाइटल आपने कैसे फिल करना है। ये एग्जैक्ट वो टाइटल तो नहीं है जो आपको बोर्ड में दिया जाता है, मगर इसमें वो तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपको वहाँ फिल करनी है। यानी ये सिर्फ फॉर्मेट डिफरेंट है लेकिन बाकी तमाम जो रिक्वायरमेंट है वो सेम है। सबसे पहले आप मीडियम ऑफ आंसर्स उर्दू, इंग्लिश या सिंधी जो भी आपका है वो मेंशन करेंगे। पेपर आपका एग्ज़ाम कौन सा है आपका? एसएससी पार्ट 2 अगर मैट्रिक है, 9th है तो एसएससी पार्ट 1। एग्जामिनेशन सेंटर जो आपका होगा उसे मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद अपना रोल नंबर लिखिएगा। ध्यान से याद रखिएगा कि आपने रोल नंबर लिखना है, एक डिजिट भी गलत नहीं करना। फिर आपका ग्रुप है साइंस, फिर आप सब्जेक्ट जो है वो मैथमेटिक्स है, और अगर आप 9th में हैं तो आपका पेपर 1 और अगर मैट्रिक में हैं तो पेपर 2 है। उस दिन की डेट डाल दीजिएगा। डेट को डिजिट्स में लिखें ताकि शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सके। नंबर ऑफ़ सप्लीमेंट बी कॉपीज़ अटैच्ड, ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी कॉपीज़ कितनी तादाद में आप अटैच करें। दो किस्म की कॉपीज़ हो सकती हैं, ग्राफ पेपर और बी कॉपीज़। लेकिन इस साल के लिए ग्राफ पेपर नहीं होगा क्योंकि ग्राफ का क्वेश्चन ओमिट कर दिया गया है। सिर्फ बी कॉपीज़ क्या है, आप आखिर में से फिल करेंगे कि कितनी बी कॉपीज़ आपने अटैच की हैं, और जितनी बी कॉपीज़ आपने अटैच की होंगी क्वान्टिटी लिखने के बाद उनका सीरियल नंबर भी यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ सीरियल नंबर ऑफ ग्राफ पेपर, यानी ग्राफ पेपर का सीरियल नंबर, क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं था तो सीरियल नंबर भी नहीं है। जो चीज़ें आपने फिल नहीं करनी वो टोटल मार्क्स और ग्रैंड टोटल के कॉलम को आपने ब्लैंक छोड़ देना है। ये एग्जामिनर के लिए है। एक जगह पे एग्जामिनर सिग्नेचर और डेट लिखा होगा, उसे भी आप छोड़ देंगे। इन्विजिलेटर सिग्नेचर और डेट को भी छोड़ना है, और चेकर सिग्नेचर और बाकी जो सिग्नेचर्स के लिए कहा जाए वो सब आपने छोड़ देना है। अपना डाटा प्रॉपर तरीके से लिखिएगा, साफ़ सुथरा लिखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं मॉडल पेपर की तरफ। पहले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक क्लास का मॉडल पेपर। आपको मॉडल पेपर आपके सामने है और आप इस मॉडल पेपर को देख लीजिए। ये MCQs हैं। MCQs आपको पेपर के शुरू में दिए जाएंगे और ये टोटल 25 MCQs हैं जिसके लिए आपको 25 मिनट्स ही दिए जाएंगे। MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिएगा और तमाम पिछली वीडियोस को देख लीजिएगा। इसके बाद आपको शॉर्ट आंसर्स और डिस्क्रिप्टिव दिया जाएगा, और आपने यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस तरीके से पेपर में नंबरिंग होगी वो नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जैसे ये लिखा है क्वेश्चन 2 1 और क्वेश्चन 2 2, तो देखिएगा कि 2 कैसे लिखा है और 1 रोमन नंबर में, और यहाँ 2 भी रोमन नंबर में लिखा है। तो जब आप आंसर शीट पे पेपर को अटेम्प्ट करने जाएंगे तो आप इस नंबर का ख्याल रखेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए से। यहाँ आप याद रखेंगे कि सेक्शन ए लिखने से भी पहले आपको कोड लिखना ज़रूरी है। कोड हर स्टूडेंट का अलग हो सकता है, यानी 4 डिफरेंट किस्म के कोड्स दिए जाते हैं। कोड ए, कोड बी, कोड सी और कोड डी। हो सकता है कि नंबर 1 2 3 4 करके दिए जाए या कुछ और कोड भी दिया जा सकता है। जो भी कोड आपके पेपर पे लिखा हो आप वही कोड को एग्जैक्टली कॉपी कर लेंगे। कोड इसलिए लिखना ज़रूरी है क्योंकि आपके तमाम ऑब्जेक्टिव्स आपके कोड के हिसाब से चेक होंगे। एंड इफ़ यू पुट अ रॉन्ग कोड नंबर इट मीन्स दैट अल्टीमेटली दीज ऑल आंसर्स विल गेट रॉन्ग। तो ये तमाम गलत हो जाएंगे और आपको इसके नंबर नहीं दिए जाएंगे। सो सेक्शन ए प्रोमिनेंट हेडिंग दीजिए। व्हाट इज सेक्शन ए? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखिए। फिर उसके बाद लिखें क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 लिखने के बाद फिर आप देखिएगा कि किस तरीके से इनको अटेम्प्ट किया गया है। अगर राइटिंग साफ़ है फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऑब्जेक्टिव्स को एक लाइन छोड़ के लिखा करें। जैसे नंबर पेपर में लिखा है, जैसे यहाँ नंबर लिखा गया था, ये नंबर जैसे पेपर में दिए हैं एग्जैक्ट इनका ख्याल रखना है, और जिस तरीके से पेपर में नंबर होंगे वही नंबर आपने एग्जैक्टली यहाँ पुट करने हैं।
अब इसके बाद हम देखते हैं मज़ीद ऑब्जेक्टिव्स को। ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे मौजूद हैं, सेम पैटर्न के साथ आपने इन्हें कंप्लीट करना है। जहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो जाएं, आप यहाँ से न्यू सेक्शन को स्टार्ट नहीं करेंगे। याद रखिएगा कि हर दफ़ा सेक्शन बी है तो नेक्स्ट पेज पे जाएगा, सेक्शन सी है तो वो अगले पेज पे जाएगा। सेक्शन बी है क्या? ये है शॉर्ट आंसर्स, और फिर आप प्रॉपर क्वेश्चन नंबर पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर के बाद आप सॉल्यूशन लिखेंगे जहां सॉल्यूशन की ज़रूरत है। कुछ क्वेश्चन में आपको प्रूफ लिखना पड़ता है या वेरिफिकेशन की हेडिंग डालनी पड़ती है, आप उसके मुताबिक ही हेडिंग डालेंगे और आप ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई किया गया है। आखिर में आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन क्योंकि ऑलमोस्ट पेज कवर कर रहा था, नीचे थोड़ी सी जगह रह गई थी, तो बेहतर है कि आप नया सवाल नए पेज पे जाके हल करें। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन आ गया। आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन 3 है और हमसे कहा गया था प्रूव दैट, तो हमने प्रूफ की हेडिंग दी सॉल्यूशन की जगह। किस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड लिखा गया है और फिर किस तरीके से राइट हैंड साइड लिखा गया है, और फिर कैसे उसको सॉल्व करके आखिर में आंसर किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ये तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन 4 है, आप देखें कि इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई किया गया है। जहाँ आपको वीडियो रोकने की ज़रूरत हो आप उसे पॉज करके देख सकते हैं, सॉल्यूशन को नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं कि लॉग का क्वेश्चन था। आप देखें कि लॉग के क्वेश्चन को किस तरीके से सिंप्लीफाई किया गया है, लॉग कैसे दिया गया है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपने सिर्फ और सिर्फ 2 कलर्स यूज़ करने हैं, यानी ब्लैक और ब्लू, और कोशिश कीजिए कि पेन बार बार तब्दील ना करें जिससे आपका वक्त बच जाएगा। फिर इसके बाद है क्वेश्चन 6 और आप देखें कि क्वेश्चन 6 किस तरीके से सिंप्लीफाई किया गया है। क्वेश्चन 6 के बाद जो है क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 को देख लीजिए किस तरीके से लिखा गया है कम्प्लीटली। ये कंप्लीट पेज पे आ गया और मैं हर क्वेश्चन को नए पेज से स्टार्ट कर रहा हूँ और आप देखें कि इससे हर क्वेश्चन वाज़ेह तौर पे समझ आ रहा है कि वो कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है। इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे ताकि एक चेकर को पेपर चेक करने में आसानी हो और वो आपको अच्छे मार्क्स दे सके। जितना आप पेपर चेकर के लिए आसान बनाएंगे, एग्जामिनर के लिए आसान बनाएंगे, उतनी ही ज़्यादा उसे खुशी होगी और वो उतने ही अच्छे आपको मार्क्स देगा। क्वेश्चन 9 आप देखिएगा कि किस तरह गिवन, रिक्वायर्ड, सॉल्यूशन और फिर उसके बाद यहाँ पे फाइनली रिज़ल्ट लिखा हुआ है। और यहाँ देखें कि किस तरह मैंने फार्मूला लिखा हुआ है और उसे कैसे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है 10 और क्वेश्चन 10 में ए इनवर्स फाइंड करने को कहा गया है। देखिए मैंने तमाम स्टेप्स को हाईलाइट करके लिखा। स्टेप 1 फाइंडिंग डिटर्मिनेंट, स्टेप 2 फाइंडिंग डिसजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए और स्टेप 3 फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह लिखा गया है। ये है सेक्शन सी और सेक्शन सी है फैक्टराइजेशन से मुतालिक। फैक्टराइजेशन में देखें हेडिंग पेपर में थी, जैसे अगर आपको लिखा गया है डिटेल्ड क्वेश्चंस आंसर्स, तो आपने यहाँ डिटेल्ड आंसर्स लिखना है क्योंकि आप सिर्फ आंसर मेंशन करते हैं, क्वेश्चंस नहीं लिखते। या डिस्क्रिप्टिव आंसर्स क्वेश्चन लिखा गया था तो मैंने डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिख लिया। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैंने किस तरीके से सेक्शन की हेडिंग दी है, ये आपको हेल्प आउट करेगी बाकी पेपर्स में भी। क्वेश्चन नंबर लिखा, क्वेश्चन नंबर के बाद ये फर्स्ट पार्ट है और सॉल्यूशन, और उसे प्रॉपर तरीके से सिंप्लीफाई किया। क्वेश्चन को हाईलाइट करने के लिए मैंने ब्लैक से लिख दिया। फिर ये सेकंड पार्ट है और इसका सॉल्यूशन है, और थर्ड पार्ट है और ये फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस हैं। आप देखें क्योंकि ये सेम क्वेश्चन था इसलिए से 2 पार्ट्स को एक ही पेज पे मैंने अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन जब क्वेश्चंस डिफरेंट थे तो मैंने हर नए क्वेश्चन को नए पेज से अटेम्प्ट किया। अब आप देखें ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ज़ाहिर है मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ, नेचुरल फिनोमेना है कि जब हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो हम कभी हमसे क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। अगर हमसे क्वेश्चन गलत हो जाए तो तब हमें क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा लाइंस उस पर नहीं लगाना चाहिए, बहुत कलरफुल पेपर को नहीं करना चाहिए। रेड पेन कभी यूज़ मत कीजिएगा, ग्रीन पेन भी यूज़ मत कीजिएगा। बहुत सिंपल, आप देखें ये प्रोसेस मैंने लिखा, ये क्वेश्चन लिखा, ये गलत सॉल्यूशन है, मैंने इसे लाइन लगाई और यहाँ ऊपर लिख दिया कैंसिल्ड, इनफ, दैट्स इनफ फॉर एवरीवन। ये समझ आ जाएगा कि आप ये क्वेश्चन चेक नहीं करना, कैंसिल्ड इज़ रिटन। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी हम थ्योरम्स को डिस्कस करते हैं। थ्योरम में स्टूडेंट सबसे मेजर मिस्टेक जो करते हैं वो स्टेटमेंट नहीं लिखते। याद रखिएगा कि स्टेटमेंट ज़रूर लिखेंगे क्योंकि स्टेटमेंट ये क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद लिखा होता है प्रूव इट, प्रूव इट नहीं लिखेंगे, उसे हटा के बाकी स्टेटमेंट को लिखेंगे और इस स्टेटमेंट के मुताबिक ही फिगर बनेगी। तो अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिख रहे तो फिगर डायरेक्ट नहीं आ सकती। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फिगर से, तो आप पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर फिगर प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करेंगे, फिगर के बाद गिवन लिखा, रिक्वायर्ड लिखा,
कंस्ट्रक्शन होता है या अजम्पशन सपोजिशन भी यहाँ पे आ सकती है, या कुछ थ्योरम्स ऐसे हैं जिनमें कंस्ट्रक्शन ना हो तो तब भी वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट पेज पे हम कैसे जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे प्रूफ है, स्टेटमेंट्स हैं और रीजंस हैं, और आप देखें कि मैंने किस तरह हाईलाइट किया है कि ये फर्स्ट स्टेप है तो एक लाइन का गैप दिया, फिर सेकेंड स्टेप, फिर एक लाइन के गैप के बाद थर्ड स्टेप, और आपको एक नज़र में ही समझ आ रहा है कि ये कितने स्टेप्स हैं और किस तरीके से उसको लिखा गया है। फिर सेम प्रोसेस हमने रिपीट किया 13 में, यहाँ भी स्टेटमेंट, गिवन, रिक्वायर्ड, और उसके बाद जो है हम देखेंगे इसमें अजम्पशन थी तो हमने अजम्पशन लिखी, अजम्पशन के बाद जो है वो प्रूफ और इसे कंप्लीट किया। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है 14, और क्वेश्चन 14 भी थ्योरम था तो इसका प्रोसेस भी आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। अगर आपका स्टेटमेंट और रीज़न यहाँ कंप्लीट नहीं हो रहे तो आप इसे लास्ट में क्लोज नहीं करेंगे, बल्कि आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, और नेक्स्ट पेज पे अब दोबारा हेडिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वही कंटिन्यूड है, और यहाँ पे लास्ट में इसे कंप्लीट कर देंगे। अभी हमने मैट्रिक क्लास का पेपर डिस्कस किया, अब इसके बाद 9th क्लास का पेपर भी डिस्कस कर लेते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स मॉडल पेपर को। आप सबसे पहले मॉडल पेपर को देखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स मौजूद हैं और ये सेक्शन ए है। सेक्शन ए के बाद आपको सेक्शन ए ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, और सेक्शन बी जो है और सी जो डिस्क्रिप्टिव है जिसमें आपको शॉर्ट आंसर्स और डिटेल्ड आंसर्स का पूछा जा रहा है, वो ये पेज है। अब इसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स कैसे सिंप्लीफाई किया गया है। प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखिएगा। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि पेपर में 2 चीज़ें हैं, नंबर 1 है प्रेजेंटेशन, सेकंड है हैंड राइटिंग। आप याद रखिएगा कि हैंड राइटिंग आप फ़ौरन इम्प्रूव नहीं कर सकते। हैंड राइटिंग सीखने के लिए आपको कम से कम 1 महीना प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जब जाके आपकी राइटिंग बेहतर होती है। लेकिन जहाँ तक प्रेजेंटेशन की बात है तो आपकी जैसी भी राइटिंग हो आप प्रेजेंटेशन को फ़ौरन इम्प्रूव कर सकते हैं। आप साथ साथ पेपर देखते जाइएगा कि किस तरीके से अटैम्प्ट किया गया है। तो यहाँ हमारा मकसद आपको हैंड राइटिंग सिखाना नहीं है, बल्कि पेपर प्रेजेंटेशन सिखाना है। आप पेपर प्रेजेंटेशन को फ़ौरन इम्प्रूव कीजिए। आपकी हर चीज़ लिखी हुई वाज़े तौर पे नज़र आनी चाहिए एग्ज़ामिनर को, ताकि वो आपको फ़ौरन मार्क्स दे सके। इसके बाद आप देखें कि ये था सेक्शन बी, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट किया गया है। हालांकि आपने लास्ट पेज पे देखा कि अच्छी खासी जगह मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी सेक्शन बी क्योंकि न्यू सेक्शन था तो यहाँ से लिखा गया। सेक्शन बी के बाद आप हेडिंग में हमेशा लिखा करें शॉर्ट आंसर्स, क्योंकि आप आंसर्स लिखें। अब आप देखें कि मैंने क्वेश्चन नंबर कैसे लिखा है, क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट और ये है क्वेश्चन 2 सेकेंड पार्ट। आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से इसे मैंशन कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर क्वेश्चन नंबर पुट करें। आप अपनी नंबरिंग नहीं करेंगे। अगर आप सबसे पहले क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ क्वेश्चन 4 ही लिखेंगे। अगर आप सबसे पहले क्वेश्चन 7 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन 7 ही लिखेंगे। और अगर आप क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करें तो आप वो नंबर लिखेंगे जो पेपर पे मौजूद है। आप पेपर पे दिए हुए क्वेश्चन नंबर्स को अपनी मर्जी से तब्दील नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन 2A होता तो आप 2A लिखते और 2B होता तो आप 2B लिखते। जैसा आपको बताया जाए आप वैसा ही अटेम्प्ट करेंगे। अब आप देखें कि मैंने ज़्यादा कोशिश की है कि सिर्फ ब्लू पेन ही इस्तेमाल किया है और मुस्तकिल उसी से काम किया है। ज़्यादा कलरफुल चीज़ें यूज़ ना करें, सिर्फ आप ब्लू और ब्लैक 2 चीज़ें यूज़ करें पेन। और अगर आप साफ़ सुथरा लिखेंगे तो बेशक आप एक पेन से ही क्यों ना अपना पेपर कंप्लीट करें, वो एग्ज़ामिनर को पसंद आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जब हम ये तो आप लॉग टेबल के हिसाब से मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि लॉग टेबल आपको इन्विजिलेटर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर इन्विजिलेटर आपको लॉग टेबल ना प्रोवाइड करें तो सेफ साइड के लिए आप अपने बैग में एक लॉग टेबल ले जाइएगा, और जब अगर आपको ना प्रोवाइड किया जा रहा हो तो आप रिक्वेस्ट करके अपने लॉग टेबल को ले सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको लॉग टेबल दिया जाएगा। फिर ये है क्वेश्चन 3 और ये देखिए कि किस तरीके से इसको अटेम्प्ट किया गया है। सिर्फ कुछ चीज़ों को जो हाईलाइट करने की ज़रूरत थी, जैसे यहाँ लॉज हैं और ये फार्मूला है, तो मैंने इसे ब्लैक से हाईलाइट कर दिया। मैं कोशिश करता हूँ कि पेपर प्रेजेंटेशन ऐसी आपको बताऊँ जो आपके लिए अटेम्प्ट करने वाली हो। यहाँ आपने ये याद रखना है कि पेपर टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको घर से ही कैलकुलेट करके जाना चाहिए कि मुझे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। सपोज़ कीजिए कि आपको MCQs के लिए 25 मिनट्स दिए जाते हैं। अब आपके पास बाकी टाइम कितना बचा, उस टाइम में आप डिटेल क्वेश्चन को कितना टाइम देंगे, शॉर्ट क्वेश्चन को कितना टाइम देंगे और थोड़ा टाइम मार्जिन भी रखेंगे। तो इन सब फैक्टर्स को आपने जहन में रखना है और उसके मुताबिक आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। और आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कैलकुलेटेड होना चाहिए और आपका एक क्वेश्चन उतनी ही देर में अटेम्प्ट होना चाहिए जितनी देर में उसे अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है। अब आप देखें कि ये क्रैमर्स रूल हैं, यहाँ आप बहुत ध्यान से देखिएगा।
कि किस तरीके से अटैम्प्ट किया गया है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से क्रैमर्स रूल को अटैम्प्ट करना है, इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा। अक्सर स्टूडेंट प्रेजेंटेशंस में मिस्टेक करते हैं। ये जो आपको प्रेजेंटेशन दी जा रही है बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर आप इसी तरीके से पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके 100 में से 100 पूरे नंबर आएंगे। और ऐसे स्टूडेंट्स मेरे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में कंप्लीट मार्क्स ला चुके हैं, और बहुत खुशी की बात है कि अगर बच्चे इतनी मेहनत करें तो वो डिज़र्व करते हैं अच्छे नंबर लाने के लिए। अब आप देखिएगा कि ये क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट किया गया है। क्वेश्चन 6 है और क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट है। जहां आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत हो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट है जहां क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया गया है। इसे भी आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे अटैम्प्ट किया गया है। यहाँ याद रखिएगा कि वेरिएबल्स बहुत डिपेंड करते हैं। इसके लिए आप समझने के लिए वीडियो देख लीजिएगा कि अगर आपको x y वेरिएबल दिए हैं तो तब ये कैसे लिखा जाएगा, और अगर a b वेरिएबल दिए हैं तो तब इसे कैसे लिखा जाएगा। वीडियो देखने के लिए कुछ स्टूडेंट्स को अभी तक इस चीज़ का क्लियरेंस नहीं हुई, तो मैं आपको समझा देता हूं कि आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को बिल्कुल सीक्वेंस से देख सकते हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैंने वीडियोस को चैप्टर वाइज सिस्टमेटिक वे में प्लेलिस्ट में अरेंज किया हुआ है। चैनल पे जाने के बाद आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाके मैट्रिक मैथ्स में आपको 9th और मैट्रिक मैथ्स दोनों की वीडियोज़ मिल जाएंगी। अब आप यहाँ देखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे लिखा हुआ है। अगेन वही बात कि मैं आपको तमाम चीज़ें ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ एक ही कलर यूज़ किया और उसे डिसेंट तरीके से यूज़ करें। अपने पेपर को प्रेजेंटेबल बनाएं। ऐसा पेपर आपका होना चाहिए कि वो एग्जामिनर को पसंद आए। याद रखिएगा कि एक नज़र में पेपर ना सिर्फ समझ आना चाहिए बल्कि फ़ौरन चेक भी हो जाना चाहिए। अब आप देखें कि सेक्शन सी डिस्क्रिप्टिव आंसर्स क्वेश्चंस लिखा था, तो इसलिए मैंने यहाँ डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखा। कुछ पेपर्स में अगर डिटेल्ड आंसर्स क्वेश्चन लिखा हो तो आप यहाँ डिटेल आंसर्स की भी हेडिंग दे सकते हैं। इसमें देखिएगा कि मैंने फार्मूला भी इसी से लिख लिया क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट और जल्दी सॉल्व करना चाह रहा था। ये देखिएगा कि ये फार्मूला भी मैंने ब्लू से ही लिखा, और आप देख सकते हैं कि अगर आप ब्लैक से ना लिखें, ब्लू से ही फार्मूला लिखें तो तब भी अंडरस्टैंडेबल है और इस पर भी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप फार्मूले के लिए अलग पॉइंटर यूज़ करें, सेम पॉइंटर से भी आप काम कर सकते हैं। बस सिर्फ यहाँ एक टेक्निक का ख्याल रखिएगा कि एक लाइन का गैप ज़रूर दिया करें। एक लाइन का गैप देने से मैथमेटिक्स में आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है। जब आप उर्दू, इस्लामियात और अदर सब्जेक्ट्स के पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो जाहिर है कि उसमें आप 1 लाइन गैप नहीं देते, वो उसके हिसाब से लिखा जाता है। लेकिन मैथ्स में अगर आप 1 लाइन गैप दे के हर स्टेप को लिखेंगे तो वो ना सिर्फ प्रोमिनेंट हो जाता है बल्कि फ़ौरन ही समझ भी आ जाता है। अब आप क्वेश्चन 10 देखिए किस तरीके से सिंप्लीफाई हुआ है। क्वेश्चन 10 में पहले गिवन लिखा, फिर उसके बाद रिक्वायर्ड और कंस्ट्रक्शन लिखी। कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद जो है फिर हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। इसके बाद जो थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें याद रखिएगा कि स्टेटमेंट आप लाजमी लिखेंगे, फिर उसके बाद फिगर बनाएंगे। मोस्टली स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि स्टेटमेंट नहीं लिखते, डायरेक्ट फिगर बना लेते हैं। फिर गिवन, रिक्वायर्ड और कंस्ट्रक्शन या अजम्पशन या सपोजिशन लिखी जाती है, और कुछ थ्योरम्स में ये नहीं लिखे जाते। 5 ही थ्योरम है। स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि कौन से इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो बेटा सिर्फ 5 थ्योरम है, पाँचों के पाँचों याद कर लीजिए, सब ही इम्पॉर्टेंट है, कोई भी इसमें से छोड़िएगा मत। फिर इसके बाद है 13 क्वेश्चन। आप देखें कि ये भी एक थ्योरम था, जैसे किस तरीके से अटेम्प्ट किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये आप देख सकते हैं 13 के बाद 14, ये कैसे अटेम्प्ट किया गया है। बिल्कुल सेम थ्योरम का प्रोसेस है, उसी तरीके से इसे अटेम्प्ट किया गया है। इसके बाद यहाँ पे आके लास्ट में पेपर कंप्लीट हो जाता है। आराम से सुकून से अपना पेपर अटेम्प्ट कीजिए, टाइम का ख्याल रखिए, बिल्कुल ईमानदारी से अपना पेपर करने की कोशिश कीजिए, किसी भी किस्म के अनफेयर मीन्स को इस्तेमाल ना करें, और यही आदत हमेशा अपनी ज़िंदगी के लिए बनाएं, अपना उसूल बनाएं कि जो काम भी करें मेहनत से करें और ईमानदारी से करें। अच्छे मुसलमान बने, अच्छे पाकिस्तानी बने, अच्छे शहरी बने, अल्लाह यकीनन आपको इसका अजर देगा। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके बाद मैं अगला पेपर आपके लिए बनाऊँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स, और वो वीडियो इंशाल्लाह कल मैं आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।